गुड इवनिंग बच्चों। आई एम शेख तैयब और आप देख रहे हैं चैनल जीनियस साइंस क्लासेस। बच्चों, आज ये रोटेशनल डायनेमिक्स का 8वां लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ऑफ कोर्स बैंकिंग ऑफ रोड इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक लास्ट ईयर भी था सर्कुलर मोशन चैप्टर में, बट थोड़ा सा डिफरेंस है लास्ट ईयर के टॉपिक में और इस टॉपिक में। वहाँ पर डिफरेंट केसेस वेलोसिटी के डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पर वेलोसिटी के डिफरेंस केसेस भी डिस्कस किया है। बच्चों, ये टॉपिक आपको देखना समझना बहुत ज़रूरी है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जेई पॉइंट ऑफ व्यू और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मेरे आपसे रिक्वेस्ट ये होगा कि इस टॉपिक को बीच में से कहीं नहीं छोड़ना, स्किप नहीं करना। ठीक है, पूरा लेक्चर देखना, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं मैं आपको पहले बता देता हूं। हम देखेंगे व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड एंड डेफिनेशन, नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, एंगल ऑफ बैंकिंग एंड डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी और मोस्ट सेफेस्ट स्पीड एंड स्पीड लिमिट and derivation for case 1 when velocity is less than under root rg tan theta and derivation case 2 when velocity is greater than under root rg tan theta। तो ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, आप अच्छी तरह से ध्यान दो। तो बच्चों, आओ हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या है? तो टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कभी बच्चों से सवाल करता था, बच्चों बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, तो अजीब अजीब तरह के जवाब आते थे। पता है क्या है? बच्चे कहते थे, सर बैंक के पास जो रोड है उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, और वो जो ब्रिज है, ब्रिज जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो चढ़ती हैं गाड़ियाँ, तो उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तरह तरह के जवाब, बच्चे हैं तो अजीब किस्म के जवाब आ सकते हैं, लेकिन नहीं, ये बैंकिंग ऑफ रोड नहीं है। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब रोड का झुकाव, रोड का बेंड हो जाना, रोड का मुड़ जाना, उसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ये देखो, फॉर एग्जांपल मान लो ये रोड है और इस रोड को एक साइड से थोड़ा सा उठा दिया गया है और एक साइड झुका हुआ है, तो ऐसे रोड को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। इसका डेफिनेशन क्या है, ध्यान देना। द प्रोसेस ऑफ राइजिंग आउटर एज ऑफ द रोड with respect to inner edge through a certain angle, then this is called banking of road। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो, ये डेफिनेशन एक्सपेंड कर रहा हूँ। मान लो ये रोड है, ठीक है, और ये सर्कुलर रोड है, गोल है, बीच में सेंटर है। बीच में सेंटर है तो ये इनर एज होगा और ये आउटर एज होगा, और इस तरह से इस पे गाड़ी चल रही है। अभी ये नॉर्मल रोड है, गाड़ी ऐसे चल रही है। अब ये बैंक्ड कब होगा? द प्रोसेस ऑफ राइजिंग आउटर एज, यानी बाहर वाले एज को रेज करो, उठाओ, विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज थ्रू अ सर्टेन एंगल, कुछ एंगल बनता है। द प्रोसेस ऑफ राइजिंग आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज थ्रू अ सर्टेन एंगल, देन दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। और इस पे गाड़ी भी थोड़ा बेंड हो जाएगी, इसका नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। ठीक है, और हम इस डेफिनेशन को ऐसा भी बोल सकते हैं, द एंगल मेड बाय द सरफेस ऑफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सरफेस। द एंगल मेड बाय द सरफेस ऑफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब ये देखो, मान लो ये रोड है, नॉर्मल रोड। अब जब आप इसको बैंक्ड करेंगे, यानी एक एज को उठाएंगे, आउटर एज को इनर एज के कंपैरिजन में, तो किसके? विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो जो हमारा अर्थ सरफेस है वो तो हॉरिजॉन्टल है, वो तो यही रहेगा ना। अब आपने एक एज को उठा दिया, तो अब हम इसको बोल सकते हैं द एंगल मेड बाय सरफेस ऑफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। और जो एंगल बना, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। तो बच्चों, मेरे ख्याल से बैंकिंग ऑफ रोड क्या है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब है रोड का झुकाव, रोड का मुड़ना, रोड का बेंड करना। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल, बैंकिंग ऑफ रोड आपने कहाँ देखा है? जानते हैं आप बैंकिंग ऑफ रोड आपने कहाँ देखा है? बैंकिंग ऑफ रोड का एग्जाम्पल, मौत के कुएं में जब बाइक वॉल पे चलती है, अभी वॉल ऑफ डेथ हमने डिस्कस किया है, लेकिन वॉल पे चढ़ने से पहले नीचे देखो थोड़ा सा बेंड होता है, पहले उस पर घूमती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने बैंकिंग ऑफ रोड कहाँ देखा।
और दूसरा रेसिंग ट्रैक, रेसिंग ट्रैक पे गाड़ियां बहुत स्पीड में चलती हैं, ठीक है। तो रेसिंग ट्रैक पे जहां कर्व आता है, गोल आता है, वहां पे उसको टेढ़ा कर दिया जाता है, थोड़ा सा बेंड कर दिया जाता है। तो ये है एग्जाम्पल बैंकिंग ऑफ रोड के, ठीक है। बच्चों आप देखते हैं अब नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड की ज़रूरत क्या है? हर जगह बैंकिंग ऑफ रोड की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो नॉर्मल रोड है वहाँ पर रोड को बैंड करने की ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग ऑफ रोड की ज़रूरत सिर्फ कर्व रोड पर है, गोल रोड पर। जहाँ रोड कर्व होता है, सर्कुलर होता है, वहाँ रोड को बैंड करने की ज़रूरत होती है। फिर बच्चे सवाल पूछते हैं, सर हमारे यहाँ कितने सर्कुलर और कर्व रोड है, वहाँ पर रोड बैंड क्यों नहीं है? अरे हमारा कंट्री इतना डेवलप नहीं है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट बोलती है काम करो, गाड़ी स्लो चलाओ, ज़्यादा स्पीड से मत चलाओ। क्योंकि जहाँ गाड़ियाँ तेज़ी से चलती हैं और रोड कर्व आता है, तो वहाँ पर रोड को बैंड करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया मौत का कुआं। तो मौत के कुएं में आपने देखा होगा कि नीचे जो है रोड बैंड है, क्योंकि वो लोग बहुत स्पीड के साथ चलते हैं। और दूसरा, रेसिंग ट्रैक पे आप यूट्यूब पे जो है वीडियो देख सकते हो, रेसिंग ट्रैक जहाँ कार और बाइक्स बहुत स्पीड से चलती हैं, और जब वहाँ कर्व आता है तो कर्व पे वो जो है रोड बैंक्ड होता है। क्योंकि बाइक और कार की जब रेसिंग होती है तो उनको जीतना होता है, हारने के लिए तो कोई रेस में उतरता नहीं है। तो जब रोड कर्व आता है तो वहाँ पर भी वो अपनी स्पीड कम नहीं करते, उनको जीतना है। और अगर रोड वहाँ पर बैंक्ड नहीं होगा तो इनका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, कौन कौन से डायनेमिक्स यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली बैंकिंग ऑफ रोड की ज़रूरत क्या है। बच्चों आप देखते हैं नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन द व्हीकल मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। मान लो सबसे पहले गाड़ी एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, जो हमारे यहाँ नॉर्मल रोड है, उस पर गाड़ी अगर चल रही है, आपने फील किया होगा, आपने महसूस किया होगा, गाड़ी पहले रोड पे तेज़ी से चल रही है, जहाँ कर्व आता है वहाँ हम क्या करते हैं, गाड़ी थोड़ा स्लो कर देते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। सबसे सेफ तरीका तो यही है। लेकिन अगर उसके बाद भी वो स्पीड में जाना चाहता है गाड़ी वाला, आपने कभी फील भी किए होंगे, तो उस तरफ फोर्स लगता है। जब उस तरफ फोर्स लगता है तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो गाड़ी को एक्सीडेंट होने से बचाता है? इट इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड विच प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के डेरिवेशन में ये बात देखी होगी। लेकिन जब और भी स्पीड से अगर जाना चाहें, और ज़्यादा स्पीड बढ़ा दिया, तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी काम नहीं करेगा, उसका एक्सीडेंट हो सकता है गाड़ी का। इसीलिए रोड को बैंक्ड करने की ज़रूरत है। अगर रोड बैंक्ड होगा तो ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा और एक्सीडेंट से गाड़ी बच जाएगी। दूसरा पॉइंट, इन रेनी सीजन व्हेन रोड बिकम ऑयली एंड वेट। बारिश के मौसम में आमतौर पर जब रोड गीला होता है तो भी जो है नॉर्मल कर्व रोड पे फ्रिक्शनल फोर्स बराबर नहीं मिलता। तो ऐसे सिचुएशन में अगर रोड बैंक्ड होता तो गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होती, आसानी से चली जाती। बच्चे कभी कभी बोलते हैं, सर रोड को और रफ कर दो ना। रोड को और रफ कर देंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। रोड को रफ करने का एक प्रॉब्लम यह है, अगर रोड को ज़्यादा रफ कर दिया जाए, वियर एंड टियर ऑफ टायर, टायर कट जाएगा, फट जाएगा, टायर जल्दी ख़राब होगा, तो भी एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाता है। तो बच्चों इन सारे सिचुएशंस में अगर रोड बैंक्ड होता तो फिर ये एक्सीडेंट नहीं होता। तो रोड के बैंक्ड होने से क्या फ़ायदा होता है? रोड के बैंक्ड होने से फ़ायदा ये होता है, ये देखो, रोड को हमने बैंक्ड कर दिया कर्व पे और अब गाड़ी स्पीड के साथ चल रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में नॉर्मल रिएक्शन हेल्प करता है। यानी ये जो गाड़ी का झुकाव है, अब वो उधर नहीं भागेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ आएगा और ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इसीलिए रोड को बैंड करने की ज़रूरत है। तो बच्चों रोड को बैंड करने का डायनेमिक्स ये है। बच्चे कभी कभी पूछते हैं, सर रोड को फिर एक्चुअली क्यों बैंड किया? कि मान लो इस कर्व रोड को अब मैं इसको बैंड जब कर दिया, तो ठीक है, मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूँ। ये देखो, इस रोड को हमने बैंड कर दिया, ठीक है। ये देखो, इस पर गाड़ी ऐसे चलेगी, रोड को आपने बैंड टेढ़ा कर दिया। अब ये मान लो ये इस पे कार है, ठीक है, ये ऊपर नहीं जा रही, हाँ ध्यान देना, ये गाड़ी ऐसे जा रही है, ओके। तो आपने हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में वेरियस फोर्सेस डिस्कस किया था, ठीक है। इस पे कई तरह के फोर्स एक्ट कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
वेट mg। ठीक है, तो जब इस कर्व रोड पे गाड़ी जा रही है तो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसका झुकाव सेंटर की तरफ है। अब गाड़ी स्पीड के साथ भी अगर चल रही है तो वो उस तरफ इसका फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा टू प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए हम रोड को बैंड करते हैं, ताकि इस बैंड रोड पर गाड़ी अगर स्पीड के साथ भी चले तो इसका एक्सीडेंट ना हो। और ये नॉर्मल रिएक्शन क्या प्रोवाइड करे? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट। ये हो गया n cos थीटा एंड n sin थीटा। n cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, n sin थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जब हम रोड को बैंड करते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में सपोर्ट करता है फ्रिक्शनल फोर्स के साथ साथ। व्हेन द रोड इज बैंग्ड, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन provides necessary centripetal force. So to provide the necessary centripetal force, the banking of road should be necessary. हमको centripetal force मिल सके, गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, गाड़ी फिसले ना, ये तमाम बातों के लिए रोड को बैंग करना ज़रूरी है। बच्चों, आओ अब देखते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग एंड डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। दोनों एक साथ ही हो जाएगा। पहले एंगल ऑफ बैंकिंग का डेफिनेशन देख लेते हैं, बाद में डेरिवेशन करने के बाद उसका फॉर्मूला भी आएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है? द एंगल मेड बाय द बैंग्ड रोड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। ये देखो, जैसे कि ये रोड था, जब आपने रोड को बैंग्ड किया तो ये इस बैंग्ड रोड ने जो एंगल बनाया, ये एंगल जिसको मैंने यहाँ पे देखो, ये इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ बैंग। द एंगल मेड बाय बैंग्ड रोड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग एंड विच इज डिनोटेड बाय थीटा। ये देखो, ये रोड पहले ऐसा था, जब आपने इसको बैंग्ड किया तो जितना एंगल रोड को बेंड किया, मोड़ दिया, उस एंगल को ही कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, तो एंगल ऑफ बैंकिंग का डेफिनेशन क्लियर हुआ। अब डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी का डेरिवेशन देखने से पहले हम इसके डायनेमिक्स पार्ट को देख लेते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इस टॉपिक को, इस लेक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए ज़रूरी है कि आप लेक्चर नंबर 5 सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और लेक्चर नंबर 7 व्हीकल मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, इन दोनों लेक्चर को आप अच्छे से देखोगे तो बहुत सी बातें आपको समझ में आ जाएंगी अपने आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मान लो ये रोड है, ये रोड है, पहले सीधा रोड, नॉर्मल रोड है। ठीक है, गाड़ी इस पे चल रही है एक स्पीड के साथ, आगे कर्व आया, अब रोड को बैंग्ड, वहाँ रोड बैंग्ड है तो आपने इस तरह से उठा दिया। ठीक है, देखो ये देखो, ये रोड था, अब इसको बैंग्ड कर दिया, तो ये हमने रोड को बैंग्ड कर दिया, रोड को उठा दिया। इस पर गाड़ी ऐसे चल रही है, ध्यान देना, ऐसे नहीं खड़ी है, गाड़ी ऐसे चल रही है रोड पर। ठीक है, तो ये बना देता हूँ, ये देखो ये गाड़ी है, ओके, जो इस बैंग्ड रोड पर चल रही है। तो वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल, अब इस व्हीकल पे कई तरह के फोर्स एक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला वेट mg, यानी गाड़ी का मास है कुछ ना कुछ, उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो वेट mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देन नॉर्मल रिएक्शन, बॉडी के वेट की वजह से, इस गाड़ी के वेट की वजह से इसका नॉर्मल रिएक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू रोड, रोड के परपेंडिकुलर, अपवर्ड, तो रोड का परपेंडिकुलर इधर हुआ ना, क्योंकि ये रोड बैंग्ड है। अगर रोड ऐसा होता तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर मिलता, मगर ये रोड बैंग्ड है तो नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा क्रॉस है। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन। देन नॉर्मल रिएक्शन रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया, और ये दो पार्ट है, पहला n cos थीटा और दूसरा है n sin थीटा। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका एंगल ऑफ बैंकिंग, ये भी थीटा। अभी इसमें जो है,
ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है n sin थीटा, it gives the necessary centripetal force, and horizontal component n sin theta provides necessary centripetal force, यानी उस बैंक्ड रोड पर ये सर्कुलर मोशन होने को, गाड़ी को मूव करने में ये कंपोनेंट हेल्प कर रहा है। तो अब इसमें से कुछ छोटे छोटे अजीब अजीब सवाल बच्चे पूछते हैं। सबसे पहला, सर ये नॉर्मल रिएक्शन एन, तो उसकी ये कंपोनेंट समझ में नहीं है, कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट मतलब बच्चों फोर्सेस की पॉसिबिलिटीज़, फोर्सेस अपर डायरेक्शन में भी लग सकते हैं, इस तरफ भी लग सकता है। देखो जैसे कि जब एक रस्सी पर चलते हैं ना सर्कस में, तो नॉर्मल रिएक्शन इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्सेस, इधर गिरने वाले तो इधर बैलेंस कर रहे हैं, इधर गिरने वाले तो वो हाथ में लकड़ी ऐसा पकड़े रहते हैं, तो बैलेंस। तो ये नॉर्मल रिएक्शन, इसी तरह से गाड़ी का जो नॉर्मल रिएक्शन है जो कि एक्चुअली परपेंडिकुलर होता है, लेकिन गाड़ी के झुकाव की वजह से अब ये नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी गाड़ी का झुकाव अब इस तरफ है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्स अब सेंटर की तरफ सपोर्ट करेगा। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है n sin थीटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है। पहले तो एक बात होगी कि मैंने आपको इसके कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। अब दूसरी बात, कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर आपने इधर n cos थीटा लिखा, यहाँ n sin थीटा, मैं इधर n cos थीटा लिख दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। थीटा की तरफ हमेशा आप लेंगे n cos थीटा, थीटा की तरफ आप लिखेंगे हमेशा n cos थीटा, और n cos थीटा पे जो परपेंडिकुलर है वो n sin थीटा। ये बात ध्यान में रखना, थीटा की तरफ जो कंपोनेंट होगा उसको लेंगे n cos थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर होगा n sin थीटा। अच्छा, अब तीसरी बात आई, तीसरा क्वेश्चन बच्चों का, बोले सर थीटा हमने यहाँ क्यों लिया? अगर मैं थीटा यहाँ ले लूँ तो बोले तो फिर इस तरफ n cos थीटा, ये भी एक सवाल। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखो कि थीटा यहाँ पे क्यों लिया। ओके, चलो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये नॉर्मल रोड और ये हो गया बैंक्ड रोड, ठीक है। अब इस बैंक्ड रोड पे ये हो गई हमारी गाड़ी। अब इस पे सबसे पहला फोर्स mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ये तो फोर्स सबको समझ में आया, नॉर्मल रिएक्शन तो उस बॉडी के वेट की वजह से हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ओके, नो प्रॉब्लम। एक एंगल आपको मालूम है, ये एंगल ऑफ बैंकिंग, यानी रोड कितना बैंक्ड किया, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। ये वाला तो एंगल थीटा आपको मालूम है, ठीक है। अच्छा बच्चों, जब ये थीटा और ये हो गया 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ? ये होगा 90 माइनस थीटा, बराबर है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल, टिक 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 टिक, नॉर्मल ड्रॉ किया। अच्छा, अब अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इसके अपोजिट का एंगल कितना होगा? ये भी होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि एक लाइन पे जो परपेंडिकुलर है, तो इस तरफ भी 90 होता है, इस तरफ भी 90 होता है। तो ये 90 दिख रहा है ना, ये देखो ये 90 दिख रहा है, ये 90 है पूरा, और इस 90 में ये एंगल चला गया 90 माइनस थीटा। तो जब 90 में से 90 माइनस थीटा चला गया तो ये कितना बचेगा? थीटा। ओके, तो थीटा की तरफ क्या लेंगे? n cos थीटा। n cos थीटा के परपेंडिकुलर क्या होगा? n sin थीटा, ठीक है। फिर से इस बात को तेजी से देख लो क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट अगर आपको याद रहा तो ये मान लो कि डेरिवेशंस और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगी। ये देखो, ये हो गया, ठीक है, बैंक्ड रोड, ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ बैंकिंग आपको पता है। ओके, ये व्हीकल, ठीक है, सबसे पहला फोर्स कौन सा? mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन n इन द अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रोड। तो बच्चों ये थीटा, ये 90, तो ये हुआ 90 माइनस थीटा। फिर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, टिक 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 टिक, 90 माइनस थीटा की अपोजिट क्या होगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये तो 90 है ना पूरा, तो इसके बाजू में कितना हो गया? थीटा। तो थीटा की तरफ n cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर n sin थीटा। तो मेरे ख्याल से अब आप इस बात को समझ गए होंगे, इसके फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको डेरिवेशन सॉल्व करने में, समझने में एकदम इजी हो जाएगा। तो बच्चों अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपने इसके डायनामिक्स के बारे में देख लिया, वेरियस फोर्सेस के बारे में देख लिया, तो अब डेरिवेशन हमारे लिए एकदम इजी हो जाएगा।
ओके, ठीक है। कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास m मूविंग ऑन अ बैंक रोड विथ स्पीड v स्पीड से, v मैक्स यानी मैक्सिमम स्पीड से, स्पीड मैक्सिमम है लेकिन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नहीं है और बहुत स्लो भी नहीं है, मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है। विथ मैक्सिमम स्पीड v एंड एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा, देन फॉलोइंग फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द व्हीकल। जब गाड़ी बैंक रोड पर चल रही है मैक्सिमम स्पीड से, उसकी वेलोसिटी v है, उसका एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है, थीटा, तो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, द फॉलोइंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल। सबसे पहले कौन सा फोर्स है बच्चों बताओ, सबसे पहला फोर्स mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। फॉलोइंग फोर्सेस acting on the vehicle, acting on vehicle, number 1 mg in the downward direction, weight of the vehicle. Then second one, normal reaction n in the upward direction perpendicular to road. तो सेकेंड फोर्स कौन सा है बच्चों, बोलो, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन denoted by n in the upward direction which is perpendicular to road, जो रोड पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू सरफेस नहीं, सरफेस पे परपेंडिकुलर ऐसा हो जाएगा, इस रोड पे परपेंडिकुलर है n। देन अब आप देख सकते हैं n कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, कौन कौन सा कंपोनेंट, ये एंगल थीटा कैसे आया आपने देख लिया, तो थीटा की तरफ n cos थीटा एंड n cos थीटा के परपेंडिकुलर है n sin थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन n कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, तो n रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, normal reaction can be resolved in two components. Number 1, n cos theta, it is in the upward direction, कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। सेकंड कौन सा है, n sin थीटा, n sin थीटा, ये किस तरफ है, टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ है, कर्व रोड है ना, सेंटर बीच में होगा, टूवर्ड्स n sin थीटा टूवर्ड्स सेंटर, ओके। तो दीज आर द फोर्सेस समझ लिया, 90% काम हमारा हो गया, ओके। गाड़ी स्पीड से चल रही है, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, यानी इस स्पीड के साथ ही अगर गाड़ी चलती रहेगी तो सर्कुलर मोशन उस बैंक रोड पे परफॉर्म करेगी, आसानी से चल लेगी। स्पीड उससे ज़्यादा हुई तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, अरे ये फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल कंपोनेंट कब तक बचाएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा, और एकदम कम स्पीड पे नॉर्मल रिएक्शन ऑलरेडी है, जैसे मौत के कुएं में बाइक चल रही है, ये स्लो हो गई तो नीचे गिर जाएगी, तो इसी तरह इस बैंक रोड पर भी अगर व्हीकल स्लो हुई तो भी गिरने का चांस है। तो इसीलिए ना गाड़ी की स्पीड ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मैक्सिमम स्पीड सिर्फ, ठीक है। तो गाड़ी इस सर्कुलर रोड पर चलती रहे, इसके लिए ये कंडीशन आप देख रहे हैं कि n cos थीटा ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, यानी mg ने n cos थीटा को बैलेंस करके रखा है, तभी ये गाड़ी जो है उस बैंक रोड पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो मैं लिख सकता हूँ n cos theta can be balanced by mg or mg can be balanced by n cos theta, so that we can write mg can be balanced by n cos theta। तो मैं लिख सकता हूं therefore n cos theta which is equal to mg, इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन ध्यान रखना एकदम आसान है, n cos theta ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, तो n cos theta can be balanced by mg, that's why n cos theta is equal to mg। सेकेंड, ये n sin theta किस तरफ है, टूवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की तरफ है, तो मैं लिखूंगा therefore n sin theta इट इज टूवर्ड्स द सेंटर। अगर ये फोर्स सेंटर की तरफ है तो कौन सा फोर्स हुआ, तो इट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है बच्चों, बोलो, तो n sin theta इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, इट इज इक्वेशन नंबर 2। देन
इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो, n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा, sin थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg। इक्वेशन नंबर 1 में mg है, m कैंसिल हो गया, n ऑल्सो गेट कैंसल, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर, r डिनोमिनेटर में है तो यहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो मिला हमको v स्क्वायर अपॉन आर जी को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो यह हो जाएगा बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। स्क्वायर हटाओ, आप मैक्सिमम वेलोसिटी है तो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। दिस इज द डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी व्हेन द व्हीकल इज मूविंग ऑन अ बैंक्ड रोड। यानी इस मैक्सिमम वेलोसिटी से अगर इस बैंक्ड रोड पर गाड़ी चल रही है तो उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, आराम से चलती रहेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी का डेरिवेशन हो गया। यहाँ से एंगल ऑफ बैंकिंग का भी निकाल लेते हैं। इसी स्टेप से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग का डेफिनेशन देखा ना, तो इसका डेरिवेशन निकालते हैं। ध्यान दो, आपको इक्वेशन मालूम है, थीटा 10 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 10, वहाँ गया तो क्या हो गया, tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, द एंगल मेड बाय banked road with respect to horizontal surface, this angle is called angle of banking। तो बच्चों आपका एंगल ऑफ बैंकिंग भी हो गया और डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी भी हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है, क्वेश्चन में आपने स्टार्ट में मैंने बताया, तो उसमें 5वां पॉइंट हमारे पास है मोस्ट सेफ स्पीड, जिसका टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ वाइज लास्ट में एक एक पैराग्राफ के बारे में लिखा हुआ है, तो मैं आपको उसकी जानकारी दे रहा हूँ। मोस्ट सेफ स्पीड, मोस्ट सेफ स्पीड। तो बच्चों अभी जो ये वेलोसिटी का डेरिवेशन हमने परफॉर्म किया, v max इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, दिस इज द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। मतलब v max इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। मतलब अगर यही वेलोसिटी के साथ अगर गाड़ी उस बैंक रोड पे चल रही है तो इसका एक्सीडेंट नहीं होगा, ये गिरे ना इस तरफ गिरेगी ना उस तरफ गिरेगी, उस बैंक रोड पर चलती रहेगी। इसीलिए हम इसी स्पीड को क्या बोलते हैं, मोस्ट सेफ स्पीड। ओके, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट सेफ स्पीड, वेलोसिटी अब उससे कम भी नहीं होना चाहिए और वेलोसिटी उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर वेलोसिटी इस मोस्ट सेफ स्पीड से कम हुई तो गाड़ी इस तरफ गिरने का चांस हो जाएगा, जैसे मौत के कुएं में बाइक स्लो हुई तो नीचे गिर जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा स्पीड एकदम, अरे अब तुम फिर जब बहुत ज़्यादा स्पीड कर दोगे तो बैंक करने का भी कोई मतलब नहीं होगा, इसकी भी एक लिमिट है। फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, सबका अपना एक लिमिट है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्पीड कर दिया तो गाड़ी फिर उस तरफ भाग जाएगी। तो मतलब यही स्पीड से अगर चलते रहेंगे तो दिस इज़ द मोस्ट सेफ स्पीड। हाँ, इस स्पीड में आर एंड थीटा, इन दोनों की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो आर और थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है। तो बच्चों एक बार जो रोड बन गया, जितना एंगल आपने उसको बना दिया, अब वो उतना ही रहने वाला है, वो तो अपने आप कम ज़्यादा होगा नहीं, मतलब थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है। उस रोड का जितना भी चौड़ाई है, जो भी उसका आपको रेडियस मिला, ठीक है, सेंटर सर्कुलर है ना, तो सेंटर और रेडियस कुछ ना कुछ होगा, वो भी वैल्यू कांस्टेंट है, ये रोज तो चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, बोले ये फार्मूला तो मिल गया मैक्सिमम सेफ स्पीड का, जैसे मैंने आपको एक नंबर दे दिया कि सेफ स्पीड इज़ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। बट क्या ये पॉसिबल है कि गाड़ी हमेशा वही स्पीड से चल पाएगी, जब उस रोड पे जाएगी बैंक रोड पे तो उसी स्पीड से चलेगी? ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। स्पीड कम भी हो सकती है, स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है। तो फिर यहाँ से प्रॉब्लम अराइज होगा कि अगर उस व्हीकल की स्पीड इस मैक्सिमम सेफ स्पीड से कम हुई तो क्या होगा, और इस व्हीकल की स्पीड इस मैक्सिमम सेफ स्पीड से ज़्यादा हुई तो क्या होगा, देखते हैं। तो बच्चों हमारे अब नए टेक्स्ट बुक में जो है एक पैराग्राफ दिया है मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी के नीचे स्पीड लिमिट,
और स्पीड लिमिट के इस पैराग्राफ में जो हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इन प्रैक्टिस व्हीकल विल नॉट ट्रैवल विद द सेम स्पीड, एग्जैक्टली विद द सेम स्पीड, इफ अदर देन दिस either minimum or maximum, then the force of static friction comes into play, and force of static friction will help up to certain limit. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ध्यान दो कि जो आपने वेलोसिटी का डेरिवेशन ड्राइव किया था, उसी वेलोसिटी के साथ हमेशा गाड़ी बैंक रोड पर नहीं चल सकती भाई। गाड़ी की स्पीड कभी ज़्यादा भी होगी, कभी कम भी होगी, लेकिन जब स्पीड ज़्यादा होगी और कम होगी तब क्या होगा? अरे ज़्यादा होगी तो उधर गिरने का चांस है, कम होगी तो इधर गिरने का चांस है ना? अब फ्रिक्शनल फोर्स का रोल आता है। जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बात यह है, द फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले एंड विल हेल्प अप टू सर्टेन लिमिट। लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स भी किसी हद तक ही हेल्प कर सकता है। अब तुम स्पीड एकदम कांटा बढ़ा दो और एकदम 200 की स्पीड से तो फ्रिक्शन फोर्स भी कोई काम नहीं करेगा, ठीक है? या गाड़ी एकदम स्लो कर दिया, बंद कर तो भी गिर जाएगी, बहुत ज़्यादा किया तो भी। यानी फ्रिक्शन फोर्स किसी हद तक हेल्प कर सकता है। जैसे कि तुमको बोला 80 की स्पीड से चलना, ठीक है, लेकिन 80 चलते चलते 80 से 90 हो गया, 90 100, ठीक है, तब तक फ्रिक्शन फोर्स हमको हेल्प करेगा, ठीक है। 80 से अगर कम हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, तो भी फ्रिक्शन फोर्स हमको हेल्प करेगा। यानी अब जब बोले सर फ्रिक्शन फोर्स कैसे हेल्प करेगा, इस बात को मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, ध्यान दो। जैसे मैंने एक पत्थर फेंका रोड पे, ठीक है, जब मैंने रोड पे पत्थर फेंका तो कौन सा फोर्स डेवलप हुआ? रोड और वो स्टोन, पत्थर, जब दोनों फ्रिक्शन करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। बट ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कौन से डायरेक्शन में होता है? अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, और इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो पत्थर आगे कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। तो क्या बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जब गाड़ी की स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगी, ठीक है, ये बैंक रोड है, इस बैंक रोड पे गाड़ी चल रही है, ठीक है, हमको बोला था मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी 80, लेकिन गाड़ी की स्पीड 90 हो गई, तो अब गाड़ी उस तरफ भागेगी। जब गाड़ी उस तरफ जाएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको खींच के इधर लाएगा, ठीक है। और अगर गाड़ी स्लो हुई, मतलब 80 से अगर 60 70 हुई, 60 हुई, तब फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। मतलब कुछ लिमिट तक फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प करेगा गाड़ी को एक्सीडेंट से बचाने के लिए, ठीक है, बट अप टू सर्टेन लिमिट। अब उससे भी ज़्यादा तुमने स्पीड बढ़ा दी, 150 200, तब तो फ्रिक्शन फोर्स भी कोई मदद नहीं कर सकता। तो इस पैराग्राफ में सिर्फ हमको यही जानकारी दी गई है कि अब फ्रिक्शन फोर्स का रोल आने वाला है, और ये सर्टेन लिमिट तक, कुछ हद तक गाड़ी की अगर स्पीड वेरी करती है, थोड़ा ज़्यादा होती है, थोड़ा कम होती है, तो एक्सीडेंट से बचा सकता है, ठीक है। देखते हैं डेरिवेशन। अब बच्चों, स्पीड लिमिट के बाद अब वेलोसिटी के डेरिवेशन देखते हैं। वेलोसिटी के डेरिवेशन में दो बातें हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, ठीक है। देखो ध्यान दो, आपको मालूम है कि अगर वेलोसिटी कम हुई तो गाड़ी सेंटर की तरफ गिर जाएगी, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो गाड़ी बैंक रोड होने के बावजूद उस तरफ फिसल सकती है, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं, केस 1, व्हेन वेलोसिटी इज लेस देन मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अभी सेफ वेलोसिटी का डेरिवेशन आया था ना, अंडर रूट आर जी टेन। अगर वेलोसिटी कम हुई, हमको मालूम है वेलोसिटी कम हुई तो गाड़ी सेंटर की तरफ गिरने का चांस है, गिर जाएगी, ठीक है। लेकिन डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले और इसके डायनेमिक्स को तेज़ी से देख लेते हैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको समझिए तो डेरिवेशन आसान हो गया। ये देखो बच्चों, ये है बैंक रोड, ये इस पे गाड़ी चल रही है, ठीक है। पहला फोर्स कौन सा है? mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन n इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल रिएक्शन रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, कौन सा? n cos थीटा और n sin थीटा, ओके। अब जब गाड़ी की स्पीड कम हुई, स्लो हुई, तो गाड़ी जाहिर सी बात है सेंटर की तरफ इधर फिसलेगी, नीचे की तरफ फिसलेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स। ध्यान देना, मैंने भी समझाया, जब हम पत्थर को ज़मीन पे फेंकेंगे
तो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा और उसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से पत्थर कहीं ना कहीं रुक जाएगा। मतलब फ्रिक्शन फोर्स कहाँ एक्ट करता है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब गाड़ी नीचे फिसल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। अगेन फ्रिक्शन फोर्स रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट एंड फर्स्ट इज एफ कॉस थीटा एंड एफ कॉस थीटा के परपेंडिकुलर क्या लगेगा? एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया डायनेमिक्स। यानी यानी फ्रिक्शन फोर्स कम्स इनटू प्ले, और फ्रिक्शन फोर्स जो थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट, अगर गाड़ी की स्पीड थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुई तो फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर लेगा और गाड़ी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती रही। लेकिन अगर स्पीड बहुत कम हुई तो फ्रिक्शन फोर्स भी इसको गिरने से नहीं बचा पाएगा। ठीक है, तो आपने देखा एम जी एन रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट एन कॉस थीटा एन साइन थीटा। देन जब गाड़ी नीचे गिर रही है स्पीड कम होने की वजह से तो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हुआ इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स आल्सो रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। जब इस बात को आप समझ गए तो फिर से डेरिवेशन आपके लिए एकदम इजी हो गया। तो बच्चों हमने डायनेमिक्स पार्ट देखा, अब उस सारे फोर्सेस को हम इस डायग्राम में लिख देते हैं, कौन कौन सा फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं वेट ऑफ द व्हीकल mg in the downward direction, then normal reaction it is in the upward direction perpendicular to road, it is n normal reaction resolved in two component, बोलो n cos theta and n sin theta। ठीक है, लेकिन जब गाड़ी की स्पीड कम हुई तो अब गाड़ी सेंटर की तरफ फिसलेगी, नीचे की तरफ फिसलेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स का रोल आया, फ्रिक्शनल फोर्स वजूद में आया। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स F, देन फ्रिक्शनल फोर्स F अपवर्ड डायरेक्शन में है, रोड पर ही है आप देख रहे हैं। ठीक है, और इतने एंगल पे फ्रिक्शन फोर्स अगेन रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, बोलो F cos थीटा एंड F sin थीटा। तो दीज आर द वेरियस फोर्सेस। ये सारे फोर्सेस जब हमको पता चल चुके हैं तो हमको डेरिवेशन ड्राइव करने में बहुत ही आसानी होगी। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है तो मतलब गाड़ी नीचे की ही तरफ गिरने वाली है, फ्रिक्शन फोर्स भी उसको बचा नहीं पाएगा, मतलब एन साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा है टूवर्ड द सेंटर, और उस तरफ जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स उससे भी ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि एन साइन थीटा इज ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब एन साइन थीटा विच इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म देखो, इसका डायग्राम में देखो, जो फोर्सेस हमने लिखे हैं, एम जी किधर है? नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ कौन कौन से? एग्जैक्टली ऊपर की तरफ एन कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये दोनों ऊपर की तरफ, दोनों मिल के किसके बराबर हैं? एम जी के बराबर हैं। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट का इक्वेशन हो गया। अब हॉरिजॉन्टल पे देखो, एन साइन थीटा टूवर्ड द सेंटर है, एफ कॉस थीटा अपोजिट टू द सेंटर है। हमको मालूम है कि एन साइन थीटा इज ग्रेटर, मैक्सिमम है, ये ज़्यादा है, तो मतलब इसमें से ये माइनस होगा। तो हम लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन कि एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, बट फाइनली गाड़ी की तरफ फिसलेगी, फाइनली गाड़ी तो सेंटर की तरफ ही फिसलेगी, मतलब एन कॉस थीटा ही भारी पड़ रहा है, ज़्यादा है। तो फोर्स जब सेंटर की तरफ आए तो कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो एन साइन थीटा में से आप एफ कॉस थीटा ये वाला फोर्स माइनस भी कर दोगे तो भी फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो सेंटर की तरफ ही लग रहा है। तो कौन सा फोर्स हुआ? इट इज़ अ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर।
इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि n sin थीटा ग्रेटर देन f cos थीटा, जब n sin थीटा ज़्यादा है f cos थीटा से, तो ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हम लिख चुके हैं n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। ध्यान देना बच्चों, इस पार्ट को मैं इधर लिखता हूं, दोनों के राइट साइड के पार्ट को, एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय एम जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। ओके, देन एम एम गेट कैंसल। अब इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में चला गया, अपॉन आर जी इज इक्वल टू, इसको एक बार ऐसे लिख देता हूं, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा एन अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। अब हमको मालूम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, ध्यान दो, force of friction is directly proportional to normal reaction. The static force of friction is directly proportional to normal reaction. तो F is equal to, proportional की साइन हटेगी, कांस्टेंट लगेगा म्यू एस इंटू एन। तो फॉर्मूले में जहां जहां F है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, म्यू एन। ठीक है, आओ देखो, therefore we can write V square upon RG is equal to एन साइन थीटा माइनस एफ के बदले क्या लिखूं, म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा एन अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ के बदले क्या लिखूं, म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। ठीक है, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से एन को कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्ट भी मैं काट सकता हूँ, हर स्टेप देख लो, एन साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा एन अपॉन एन कॉमन लिया, क्या बचा, कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, एन एन गेट कैंसल, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ऑन द नेक्स्ट स्टेप, इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, in numerator and denominator divided by cos थीटा। मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में भी cos थीटा से डिवाइड करूंगा। ये स्टेप थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूं, आप देखो जरा, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस म्यू एस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एन अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। मैंने डिवाइड करके एलसीएम ब्रेक भी कर दिया, यहां पर भी और यहां पर भी। अब आप देखो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस cos थीटा गेट कैंसिल, क्या बचा, म्यू एस अपॉन cos थीटा कैंसिल, क्या बचा, 1 प्लस म्यू एस एंड साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो बच्चों आर जी को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके चले जाते हैं, ध्यान देना, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई में गया तो आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू एस एन अपॉन 1 प्लस म्यू एस इंटू टेन थीटा। ओके, और इसका स्क्वायर हटाते हैं तो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी
tan theta minus mu s upon 1 plus mu s into tan theta. This is the derivation for velocity, and when the velocity is less than maximum safe velocity, मतलब v is less than vmax, और vmax का वैल्यू क्या था, अंडर रूट आर जी टेन थीटा. तो बच्चों फाइनली जब वेलोसिटी कम होगी तो गाड़ी तो नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ ही गिरने वाली है. फ्रिक्शन फोर्स भी उसको बचा नहीं पाएगा. लेकिन उसका डेरिवेशन हमारे पास केस 1 के लिए v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस एंड 1 प्लस म्यू एस इंटू टेन थीटा. तो कंडीशंस ध्यान में रखना है. तो ये सारे कंडीशन ध्यान में रखोगे तो हमारे लिए नीट और जेई के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना आसान होंगे, कि वहाँ पर अलग अलग कंडीशन दिए होंगे और उस कंडीशन के हिसाब से ही हमको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. अब बच्चों इसके लास्ट केस की तरफ चलते हैं कि इफ़ वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी. अगर उस बैंक रोड पे हम गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पीड से चला रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी उसका एक्सीडेंट से हेल्प नहीं कर सकता. गाड़ी को आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर ज़्यादा लगेगा और गाड़ी के एक्सीडेंट होने का चांस होगा. लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब गाड़ी ऊपर की तरफ फिसलेगी तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा. जैसा कि मैं समझा चुका अभी आपको, पत्थर फेंकेंगे फ्रिक्शन डेवलप होगा. इट इज ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन. आप ध्यान में रखना, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. अपने आप से एडजस्ट कर लेता है, हमेशा मोशन के अपोजिट में एक्ट करता है. ठीक है. तो डायनेमिक्स तो हम बार बार देख चुके हैं. फिर से यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ. ये व्हीकल, सबसे पहला फोर्स mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द रोड, एंड नॉर्मल रिएक्शन रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट n cos थीटा एंड n sin थीटा. और अब जब गाड़ी स्पीड के साथ चल रही है, ज़्यादा तेज चल रही है, तो जाहिर सी बात है उस तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम लगेगा ज़्यादा और गाड़ी का एक्सीडेंट होने का पूरा चांस है. तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट में एक्ट करेगा. तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. मतलब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू ज़्यादा है किससे, n साइन थीटा से. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन n साइन थीटा. अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स in the opposite direction, friction force again resolve in two component. पहला कंपोनेंट f cos थीटा एंड f cos थीटा के परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा f sin थीटा. ओके, हमने फ्रिक्शन फोर्स को भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, f cos थीटा एंड f sin थीटा. ठीक है. अब बच्चों ये आपने देखा कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है, यानी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा क्योंकि गाड़ी ज़्यादा स्पीड में है, और उसके अपोजिट में एक्ट कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं mv स्क्वायर अपॉन r इज ग्रेटर देन n साइन थीटा. लेकिन अब इस डायनेमिक्स से, इस डायग्राम से हमको क्या मिलता है, आप देखो n cos थीटा कहाँ है बताओ, ऊपर की तरफ. ठीक है. और नीचे की तरफ अब दो फोर्स, दो वैल्यूज, एक f साइन थीटा और दूसरा mg. तो हम क्या लिख सकते हैं, n cos थीटा कैन बी बैलेंस बाय f साइन थीटा प्लस mg, यानी n cos थीटा किसके बराबर हो गया, n cos थीटा इज इक्वल टू f साइन थीटा प्लस mg. और मैं लिख सकता हूं, मेरा इक्वेशन बनेगा n cos थीटा इज इक्वल टू f साइन थीटा प्लस mg. f साइन थीटा को मैं इधर ले आता हूं, यह हो जाएगा n cos थीटा माइनस f साइन थीटा इज इक्वल टू mg. इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, या मैं mg को पहले यहाँ लिख दूँ, सॉल्व करने में अच्छा होगा. mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस f साइन थीटा. इट इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. और अब आप देख रहे हैं कि n साइन थीटा और f cos थीटा, यानी फ्रिक्शन फोर्स का जो दूसरा कंपोनेंट f cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन का ये जो कंपोनेंट n साइन, दोनों भी किस तरफ है, दोनों भी सेंटर की तरफ है. जब दोनों सेंटर की तरफ है तो कौन सा फोर्स होगा, इट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर n साइन थीटा प्लस f cos थीटा विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स.
भाई एन साइन थीटा एफ कॉस थीटा दोनों भी सेंटर की तरफ है ना, दोनों का डायरेक्शन देखो, तो कौन सा फोर्स मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ, और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू हमको मालूम है क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको मैं पहले लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। ओके, ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, सो दैट वी कैन राइट एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय 2 को 1 से डिवाइड, तो क्या डिवाइड बाय एम जी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू क्या है, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ओके, एम एम गेट कैंसल, आर इस आर जो है अपॉन में चला जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा। यहाँ लिखता हूं मैं, ये देखो, तो ये हो गया देयरफॉर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी विच इज इक्वल टू, ये इक्वेशन पूरा हम ऐसे ही लिख सकते हैं, एक बार और लिख देता हूं मैं, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा एन अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। फिर से बच्चों एफ का वैल्यू, वी नो दैट द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और हम लोग इस f की वैल्यू को इस इक्वेशन में दोनों जगह पर पुट कर देंगे, हमको मिल जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी विच इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस f का वैल्यू म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा एन अपॉन एन कॉस थीटा माइनस f का वैल्यू म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह से n को कॉमन लिया, तो हमको मिल जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू कॉस थीटा, म्यू एस इंटू कॉस थीटा एन अपॉन, यहां से भी n को कॉमन लिया तो क्या मिल गया, कॉस थीटा माइनस म्यू एस इंटू साइन थीटा, एन एन गेट कैंसल, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अगेन in numerator and denominator divided by cos theta, राइट साइड में। तो फिर से आप लिख सकते हैं, और मैं डायरेक्ट एलसीएम ब्रेक करके लिखता हूं, तो यह हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड अपॉन, यह हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। cos cos get cancel, cos get cancel, sin upon cos which is equal to, it is a tan theta plus म्यू एस, और अपॉन में यहां बचा 1 माइनस म्यू एस साइन अपॉन कॉस, इट इज अ tan थीटा विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ओके, फिर से बच्चों हम लोग आर जी को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके चले जाते हैं, हमको मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू एस एंड अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। ओके, स्क्वायर हटाओगे तो आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। ओके, तो बच्चों ये आपको आ गया डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी व्हेन द वेलोसिटी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो बच्चों अभी हमने पूरा बैंकिंग ऑफ रॉड का टॉपिक देखा, डेफिनेशन देखा, एंगल ऑफ बैंकिंग देखा, एंगल ऑफ बैंकिंग का डेफिनेशन, स्पीड लिमिट वगैरह, ठीक है, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, वेलोसिटी लेस देन सेफ वेलोसिटी, ग्रेटर देन सेफ वेलोसिटी, सारे डेरिवेशंस हमने देख लिए। तो इस पूरे डेरिवेशन का कंक्लूजन क्या है? इस पूरे डेरिवेशन का कंक्लूजन और इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपको मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी का डेरिवेशन मिल गया अंडर रूट आर जी टेन थीटा।
और उसके बाद अगर वेलोसिटी आप सेफ वेलोसिटी से कम रखते हो तो ये फॉर्मूला मिलता है, और वेलोसिटी अगर सेफ वेलोसिटी से ज़्यादा रखते हो तो ये फॉर्मूला मिलता है। बच्चों, वेलोसिटी कम भी करना तो भी एक्सीडेंट हो रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा भी करना तो भी एक्सीडेंट हो रहा है। कम करोगे तो गाड़ी नीचे की तरफ फिसल जाएगी, ज़्यादा करोगे तो गाड़ी बाहर की तरफ फिसल जाएगी, यानी दोनों केस में एक्सीडेंट हो रहा है। तो बेहतर ये है, अच्छा हमारे लिए ये है कि हम लोग स्पीड न बहुत ज़्यादा कम करें न स्पीड बहुत ज़्यादा करें। ठीक है, यानी हमको फ्रिक्शन फोर्स का हेल्प लेना ही नहीं है। अगर आप ना वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम करोगे ना बहुत ज़्यादा स्पीड में रखोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स का रोल कम हो जाएगा, और यही हमारे स्पीड और सेहत के लिए अच्छा होगा, गाड़ी की हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होगा और हमारी भी हेल्थ के लिए, क्योंकि हम तो गाड़ी में बैठे रहते हैं ना। ठीक है, तो बेहतर है कि हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस, ये जो क्वांटिटी है दोनों, इसको अपसेंट रखें, ज़ीरो रखें। यानी इसका कहने का मतलब है कि मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी वो हमारी और हमारे गाड़ी की सेहत के लिए अच्छा होगा। मतलब हम लोग एक लिमिट से ही उस पर चलें बैंक रोड पर तो ठीक है। ठीक है, ना हमको स्पीड बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है, ना स्पीड को गाड़ी की बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। और थोड़ा बड़ा अगर स्पीड, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि 80 की स्पीड है, मान लो सेफ, मैक्सिमम सेफ 80 है, तुम अगर 80 से अपने आप 70 हो जाते हो या 80 से 90 हो, थोड़ा बहुत स्पीड चेंज होती है तो फ्रिक्शनल फोर्स कंट्रोल कर लेगा, एक्सीडेंट होने से बच भी जाएगा। लेकिन अगर तुम स्पीड बहुत कम कर देते हो या बहुत ज़्यादा कर देते हो तो फिर हमको एक्सीडेंट से कोई बचा नहीं पाएगा, फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं बचा पाएगा। इसीलिए बेहतर है, अच्छा है कि हमारी वेलोसिटी सेफ वेलोसिटी होना चाहिए, और हमारा मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी का डेरिवेशन क्या था, विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ओके, तो बच्चों ये जो टॉपिक था, अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी बनेगा, इसमें 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स के लिए बन सकता है। ठीक है, सेफ वेलोसिटी का भी डेरिवेशन पूछ सकता है, वेलोसिटी लेस देन सेफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेटर देन सेफ वेलोसिटी 3-3 मार्क्स का पूछ सकता है। सब मिला के एक साथ पूछा तो 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। और सारी नॉलेज जब आप रखोगे तो ये सारी नॉलेज आपको कंपैरेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी हेल्प करेगी। नीट में, जेई में, सीटी में, कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम में बैठो तो उसके लिए अब आपको डेरिवेशन आपने एक बार देख लिया। ठीक है, अब अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि आप इसको बार बार समझो, कई बार प्रैक्टिस करके देखो, लिख के देखो, नोटबुक में इसको प्रैक्टिस करके देखो। ठीक है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मैं लेक्चर स्टॉप करता हूँ। कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट में ज़रूर लिखना, और पसंद आए तो जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करो, अदर स्टूडेंट्स को शेयर भी करो ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो स्टॉप करता हूँ, गुड बाय।